गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMED में नेक्स्ट लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे औजार तथा मशीनें। देखिए, औजार और मशीनें, आप जानते हैं औजार और मशीनों के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है औजारों का और मशीनों का। इनके बिना कंस्ट्रक्शन संभव ही नहीं है। औजार मशीनों का देख रेख कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे लेवल में लेंगे, क्या ज़रूरत है, ये हम पढ़ते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत निर्माण के काम आने वाली सभी आवश्यकताएं, औजारें तथा मशीनें जैसे फावड़ा, गैती, तसलें, फीता, चेन, लेवल, मिश्रक, कंपक, सड़क, रोलर, मिट्टी काटने व ढोने की मशीनें, जीप, ट्रक, क्रेन इत्यादि लिए जाते हैं। औजार तथा मशीनें निर्माण कार्य के लिए आवश्यक तो हैं, परंतु ईंट, सीमेंट, बालू की भांति यह निर्माण कार्य में स्थायी रूप से खपते नहीं हैं। एक कार्य की समाप्ति पर यह अन्य कार्यों पर इस्तेमाल के लिए भेज दिए जाते हैं। जैसे कि हमारी जो ईंटें होती हैं, सीमेंट होता है, बालू होता है, ये ख़त्म भी हो जाता है, बहुत सारी क्वांटिटी में हमें दोबारा भी लाना पड़ता है। बट जो हमारी मशीनें होती हैं, इनका कोई वैसा यूज़ नहीं है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन को तेज़ी से काम कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक कार्य की समाप्ति के बाद इन्हें अन्य कार्य पर भेज दिया जाता है अथवा अन्य कार्य शुरू होने तक स्टोर में लौटा कर आ जाते हैं। अतः इनका लेखा व्यय उच्चन शीर्षक में न डालकर एक अलग शीर्षक औजार तथा मशीनें TNP के अंतर्गत रखा जाता है। TNP रूल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एक कंक्रीट मिक्सर एक कार्य के पूर्ण हो जाने पर किसी अन्य कार्य पर भेज दिया जाता है, अतः इसका कुल खर्चा किसी एक निर्माण कार्य पर नहीं डाला जा सकता, अतः इसे अलग शीर्षक TNP में रखा जाता है। नेक्स्ट है सड़क सामग्री या रोड मेटल। सड़क निर्माण तथा अनुरक्षण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट सामग्री जैसे पत्थर की गिट्टी, मूरम, बिटुमन, कोलतार इत्यादि को स्टोर में ना लाकर सड़क की पूरी लंबाई में इसके किनारे पर समुचित अंतराल पर चट्टे स्टैक लगा दिए जाते हैं। ठीक, यह अधिक सुविधाजनक है और स्टोर से पुनः सड़क तक की ढुलाई का व्यय नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह विशिष्ट सामग्री विशिष्ट कार्य सड़क निर्माण व मरम्मतें पर ही लगनी है, अतः इसका लेखा भी अलग शीर्षक सड़क सामग्री रोड मेटल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, जैसे सीधे कार्य को प्रभारित सामग्री, बड़े निर्माण कार्यों के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री का ब्यौरा, नाम तथा परिमाण पहले से ही स्पष्ट होता है, अतः इसका खर्चा उच्चतम शीर्षक स्टॉक में न डालकर एक अलग शीर्षक सीधे कार्य को प्रभारी सामग्री के अंतर्गत बुक किया जाता है। सामग्री को क्रय करके सीधे निर्माण स्थल के भंडार में पहुंचा दिया जाता है तथा इसके व्यय को सीधा उस कार्य पर डाल दिया जाता है। इस सामग्री का निर्माण स्थल पर ही लेखा स्थल सामग्री मटेरियल एट साइट अकाउंट MAS अकाउंट रखा जाता है। इस व्यवस्था से सामान्य स्टॉक के खाते पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। समझ गए? तो ये सारे टर्म्स हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। उच्चंत शीर्षक या उच्चंत खाता क्या होता है, देखते हैं, जानते हैं। सस्पेंशन हेड लेखा पद्धति विभिन्न खर्चों को इनके अभिप्राय के अनुसार अलग अलग शीर्षक हेड के अंतर्गत रखा जाता है। समान खर्चों को एक ही शीर्षक में दिखाया जाता है, परंतु कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में स्पष्ट नहीं होते और शीर्षक में दिखाया जाता है, परंतु कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में स्पष्ट नहीं होते अथवा स्पष्ट शीर्षक में नहीं आते। ऐसे सभी खर्चों को अस्थायी तौर पर एक अलग शीर्षक में डाल दिया जाता है और इस शीर्षक को उच्चतम शीर्षक सस्पेंशन हेड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीमेंट, इस्पात, टिम्बर, ईंटें, बालू इत्यादि सामग्री का खर्चा सर्वप्रथम उच्चतम शीर्षक स्टॉक में डाल दिया जाता है। बाद में जब यह समान विशिष्ट निर्माण कार्य के अंतर्गत निर्गत किया जाता है तो इस खर्चे को उच्चतम शीर्षक स्टॉक से निकालकर विशिष्ट या सही शीर्षक में डाल दिया जाता है। ध्यान रहे, उच्चतम शीर्षक केवल अस्थायी तौर पर ही प्रभारित डेबिट होते हैं। खर्च की राशि को बाद में किसी न किसी उपयुक्त खाते को प्रभारित करना ही होता है। मुख्य उच्चतम शीर्षक निम्नलिखित हैं: उच्चतम शीर्षक स्टॉक सस्पेंशन हेड स्टॉक, उच्चतम शीर्षक क्रय सस्पेंशन हेड परचेस, उच्चतम शीर्षक विविध अग्रदय सस्पेंशन हेड मिसलेनियस PW एडवांसेस। अब हम पढ़ेंगे स्टॉक के बारे में। स्टॉक क्या होता है? स्टोर तथा स्टॉक में अंतर क्या है? डिफरेंस इन बिटवीन स्टोर एंड स्टॉक। स्टोर के अंतर्गत सभी उच्चतम शीर्षक तथा विशिष्ट शीर्षक वाली सामग्रियाँ वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे स्टॉक औजार व मशीनें, सड़क की गिट्टी इत्यादि। अतः स्टोर एक व्यापक शब्द है और स्टॉक इसके भंडारण अंतर्गत एक विशेष वर्ग है। स्टॉक उच्चतम शीर्षक स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है।
स्टॉक की अनारक्षित सीमा, रिजर्व लिमिट ऑफ स्टॉक। खंड में संपन्न किए जाने वाले निर्माण कार्यों तथा अनुरक्षण के प्रमाण को दृष्टि में रखकर प्रत्येक स्टॉक की वित्तीय सीमा निर्धारित कर दी जाती है, अर्थात किसी भी समय स्टोर में उस सीमा से अधिक मूल्य का स्टॉक नहीं रहना चाहिए। इसे स्टॉक की आरक्षित सीमा अथवा आरक्षित स्टॉक कहते हैं। ठीक है। स्टॉक की आरक्षित सीमा अधीक्षण अभियंता सेक्शन इंजीनियर द्वारा खंड में चल रहे निर्माण कार्य अनुरक्षण कार्य के परिमाण को दृष्टि में रखते हुए तय की जाती है और इसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है तथा आरक्षित सीमा में संशोधन किया जाता है। अधिशासी अभियंता अनारक्षित सीमा से बाहर नहीं जा सकता। आरक्षित सीमा को दृष्टि में रखकर स्टॉक में सामग्री का भंडारण किया जाना चाहिए। आरक्षित सीमा से अधिक स्टॉक क्रय करने पर भंडार अधिकारी से जवाब मांगा जा सकता है। आवश्यकता से अधिक स्टॉक रखने पर वस्तुओं के गलने सड़ने की संभावना रहती है और सरकारी पूंजी भी ब्लॉक हो जाती है, जो उचित नहीं है। निर्माण खंड के लिए स्टॉक की आरक्षित सीमा 50,000 रुपये है। अधीक्षण अभियंता अपने वृत्त के अंतर्गत आने वाले स्टॉक की अस्थायी तौर पर सीमा बढ़ाने घटाने का अधिकार रखता है। अब है स्टॉक प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक का सामान प्राप्त करने के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। विक्रेताओं से, डायरेक्ट फ्रॉम सप्लायर्स, अन्य विभागों खंडों से अंतरण द्वारा, फ्रॉम अदर डिप्टी डिवीज़न बाय ट्रांसफ़र, विभागीय उत्पादन से, बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंटली, निर्माण कार्य की समाप्ति पर अवशेष सामान, रिटर्न अनयूज्ड स्टॉक फ्रॉम वर्क एंड बिल्डिंग। तो इन सभी दावतों पे हमें ध्यान देना चाहिए, स्टॉक प्राप्ति पे भी, रिसिप्ट ऑफ स्टॉक्स। उपयुक्त स्रोतों से सभी स्टॉक की सुरक्षा सक्षम अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। इसे नापा तोला जाता है अथवा गिना जाता है और एमबी में इसकी प्रविष्टियाँ दर्ज कर ली जाती हैं। जैसे विक्रेताओं से, सामान्यतः अधिकांश निर्माण सामग्री खुले बाजार से विक्रेताओं से दरपत्री कोटेशन आमंत्रित करके क्रय की जाती है। राज्य का भंडारण क्रय विभाग की पंजीकृत फॉर्मों के रेट स्वीकृत करके राजपत्र सरकारी बजट में प्रकाशित करता है, जिससे सभी विभागों को सूचना रहे। जब किसी विशेष सामान के उत्पादन या वितरण का एकाधिकार होता है तो वह सामान उसके उत्पादक वितरक से सीधा खरीद लिया जाता है और अन्य विभागों और खंडों से। विभाग के किसी अन्य खंड या उपखंड में किसी निर्माण कार्य की समाप्ति पर अथवा अन्य किसी कारण से स्टॉक में कोई सामान अधिशेष सरप्लस है तो वह उसकी सूचना अधीक्षण अभियंता को देता है। जिस खंड से इसकी मांग आती है वह सामान उसको मांग पत्र पर हस्तांतरित कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग अपने फालतू सामान की सूची भंडार क्रय विभाग को भेज देता है, जो सरकारी बजट में प्रकाशित कर दी जाती है। विभागीय उत्पादन से, कुछ विभाग अपनी ज़रूरत के सामान का स्वयं ही उत्पादन कर लेते हैं। इससे उत्तम गुणवत्ता का सामान उचित दर पर प्राप्त हो जाता है। कई बार सिंचाई विभाग नहरों के आस्तरीकरण के लिए विभागीय भट्टे लगातार ईंट टाइलें निर्माण करता है। भट्टों से यह सामान स्टॉक में ले लिया जाता है। विभागीय वर्कशॉप तथा उत्पादन इकाइयाँ भी बहुत से विभागों की समापन की पूर्ति करती है। फिर है नेक्स्ट, निर्माण कार्यों तथा भवनों से। पुराने कार्यों तथा भवनों के नवीनीकरण अथवा उनके ढह जाने पर बहुत सा उपयोगी सामान जैसे ईंटें, इस्पात की गर्डर, ग्रिल, लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियाँ, पाइप इत्यादि उपलब्ध होते हैं। ऐसे सभी सामान को स्टॉक में ले लिया जाता है, यानी हम पुराने सामान को भी स्टॉक में ले लेते हैं और कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ कर लेते हैं। स्टॉक प्राप्त होने पर सभी सामान की ऑर्डर में दी गई विशिष्टियों के अनुरूप जाँच की जाती है। उपयुक्त पाए जाने वाले इसकी माप तौल की जाती है अथवा ध्यानपूर्वक गिनती की जाती है और एमबी में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। साथ ही स्टॉक आगत निर्गत रजिस्टर में भी इसका अंदराज किया जाता है। स्टोर अभियंता स्टोर कीपर द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए। सप्लायर के बिल पर सामान प्राप्ति की रसीद निम्न प्रकार दी जाती है। इस बिल का सभी सामान जिसकी प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में तथा एमबी पुस्तिका संख्या पृष्ठ पर कर दी गई हैं मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। दिनांक प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, जो इसे प्राप्त करता है या गेट करता है। उपयुक्त प्रमाण की जांच कर सहायक अभियंता बिल के भुगतान के आदेश देगा। जब तक कि सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से किसी सामान का क्रय विक्रय करता है
अथवा राजकीय वर्कशॉप से सामान की सप्लाई लेता है तब सामान्यतः भुगतान नकद नहीं किया जाता, बल्कि देय धनराशि खाते में आंतरिक बुक ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है। स्टॉक्स निकासी या निर्गत, इशूज़ ऑफ स्टॉक्स देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों पर इस्तेमाल के लिए, फर्स्ट पॉइंट, अन्य खंडों या विभागों को मांग होने पर हस्तांतरण करने के लिए, सेकंड, स्थानीय निकायों को निर्धारित दरों पर बेचने के लिए, थर्ड, फालतू सामान को ठेकेदार तथा जनता में नीलाम करने के लिए, फोर्थ, ठेका बेकार तथा अनुपयोगी सामान की स्वीकृति मिलने पर भट्टे खाते डालने के लिए। ओके, फिर है निर्गत प्रक्रिया। स्टोर से सामान निकालने के लिए सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश होने जरूरी हैं। स्टोर से सामान लेने के लिए मांग पत्र इंडेंट भरना आवश्यक है। मांग पत्र फॉर्म 7 भरा जाता है और मांग पत्र तृतीय श्रेणी के नीचे के कर्मचारी नहीं भर सकते, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक। फिर इसके बाद है एक अवर अभियंता अपने अधीन हो रहे निर्माण कार्य के लिए, जो वो करा रहा है निर्माण कार्य, स्वीकृत एस्टीमेट में दी गई मात्रा तथा कोई भी सामान अपने स्टोर से मांग पत्र भरे बगैर कार्य पर सीधा निर्गत कर सकता है, परंतु इसके लिए उसके पास सक्षम अधिकारी की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा यह गंभीर अनियमितता मानी जाती है। स्टॉक के उपशीर्षक, सब हेड्स ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक के अंतर्गत आने वाली सामग्री सैकड़ों प्रकार व नामों की होती है, अतः स्टॉक का लेखा रखने में सुविधा की दृष्टि से इसे निम्नलिखित उपशीर्षक में विभक्त किया गया है। जैसे उपशीर्षक, सब हेड, वस्तुओं के नाम, लघु सामान जैसे स्मॉल स्टोरेज, पेंच, कील, नट, बोल्ट, कुंडे, ताले, जाली इत्यादि। भवन निर्माण सामग्री, ईंट, रोड़ी, बजरी, चूना, सीमेंट, छत की चादरें इत्यादि। बिल्डिंग मटेरियल, लकड़ी, टिम्बर, टीक, शीशम, कैल, देवदार, शाल, प्लाईवुड, स्लीपर, बल्ली इत्यादि। धातु, मेटल, मृदु इस्पात की छड़ें, प्लेट, एंगल, गर्डर, टी चैनल, जस्तीकृत चादर, कांटेदार इत्यादि। ईंधन, फ्यूल, स्टीम, कोल, स्केल, स्लैग, कोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी का कोयला, जलाने की लकड़ी इत्यादि। रंग रोगन, पेंट, वार्निश, स्नोसम, एल्युमिनियम पेंट, डिस्टेम्पर इत्यादि। फिटिंग्स, लोहे की खिड़की, ग्रिल, हैंडल, टावर, बोल्ट, हिंट्स, डोर, क्लोजर, खिड़की के कांच आदि। विविध भंडारण, बिटुमन, कोलतार, ढेरबांड, कांचित पाइप, ठीक है, होम पाइप, सड़क के ब्रुश, खाली ड्रम, सीमेंट के खाली बोरे इत्यादि। उत्पादक, मैन्युफैक्चर, विभागीय वर्कशॉपों में तैयार वस्तुओं को जैसे गेट, कैंची, ट्रसेस, प्लेट, ग्रिडर आदि को अलग उपशीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। स्टोरेज, गोदामों को किराए, चौकीदार का वेतन, बिजली पानी के बिल आदि की शीर्षक के अंतर्गत लिखे जाते हैं। स्टॉक का लेखा, अकाउंट्स ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक का लेखा उपखंड अधिकारी सहायक अभियंता के कार्यालय में रखा जाता है। सभी उपखंडों के स्टॉक का एक लेखा खंड अधिकारी अधिशासी अभियंता के कार्यालय में भी रखा जाता है। स्टॉक का लेखा 2 प्रकार से होता है, मूल्यांक लेखा और मात्रात्मक लेखा। तो हमारे 2 लेखे हो गए, मूल्यांक और मात्रात्मक। मूल्यांकन क्या होता है? इसके अंतर्गत सभी प्रकार का मूल्य संबंधी विवरण रखा जाता है। मात्रात्मक लेखा, क्वांटिटी अकाउंट, इसके अंतर्गत सामान की संख्या अथवा मात्रा संबंधी विवरण रखा जाता है। ठीक। फिर है स्टॉक या मूल्यांकन लेखा। वैल्यू अकाउंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक शब्दावली, स्टॉक स्टॉक के मूल लेखा के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली मुख्य शब्दावली निम्नलिखित है। सामान की लागत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिस मूल्य पर सामान उत्पादक बाजारों से क्रय किया जाता है इसे सामान की लागत कहते हैं। इसमें भंडारण तथा ढुलाई इत्यादि का व्यय भी सम्मिलित कर लिया जाता है। भंडारण व्यय, स्टोरेज चार्जेस, मटेरियल को क्रय करके उसके स्टोर में रखा जाता है। सामान के रखरखाव पर इसकी निगरानी चौकीदार तथा इसका लेखा रखने के लिए वास्तविक खर्चा आता है, इसे भंडारण व्यय कहते हैं। भंडारण व्यय में गोदाम, यार्ड का किराया, इनकी सुरक्षा के लिए रखे गए कर्मचारियों का वेतन इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। और भंडारण व्यय में सामान के मूल्य, हर्ष, डिप्रिसिएशन तथा क्षति वेस्टिस यदि कोई हो तो कोई भी जोड़ लिया जाता है। भंडारण दर, स्टोरेज रेट, भंडारण की गई प्रत्येक वस्तु पर अलग अलग भंडारण व्यय की गणना कठिन पड़ती है, अतः वर्ष भर में हुए भंडारण की व्यय और इसके प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब कि व्यय भंडारण किए गए सामान की लागत से भाग देकर भंडारण दर निकाली जाती है
और इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 1/2% से 2% तक। फिर है पर्यवेक्षण व्यय, सुपरविजन चार्जेस। भारत भंडार को बनाए रखने में कार्यरत कर्मचारियों, ठीक है, वर्क इस्टेब्लिशमेंट, राइट, इसके अंतर्गत नियमित स्थापना, रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट के कई अधिकारी व कर्मचारी भी भंडार संबंधी कार्य करते हैं, जिनके देय वेतन तथा भत्ते प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भंडार पर ही आते हैं। इस व्यय को पर्यवेक्षण व्यय कहते हैं। अपने ही विभाग के कार्यों पर निर्गत होने वाली सामग्री पर पर्यवेक्षण व्यय नहीं लिया जाता, परंतु जब भंडारण से सामान किसी अन्य विभाग, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग, स्थानीय निकायों अथवा प्राइवेट व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे पर्यवेक्षण व्यय भी चार्ज किया जाता है। सामान्यतः 10% लिया जाता है। सरकारी हित को दृष्टि में रखकर सक्षम अधिकारी यदि चाहें तो निर्गत सामान पर पर्यवेक्षण व्यय की छूट दे सकता है। ये हमारे सरकारी, जो हमारे जेई होते हैं, एई होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। निकासी दर या निर्गत दर, इशूज़ रेट। भंडार से जिस रेट पर कोई सामान किसी कार्य के लिए निर्गत किया जाता है उस दर को निर्गत कर दर कहते हैं। निर्गत दर निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित व्यय जोड़कर लिए जाते हैं, जैसे निर्गत दर बराबर सामान का मूल्य प्लस भंडारण तथा ढुलाई प्लस भंडारण व्यय। इशूज़ रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस एंड स्टोरेज चार्जेस। विभागीय स्टोर में मटेरियल का भंडारण कार्यों पर सुचारू रूप से निर्माण की दृष्टि से किया जाता है, लाभ कमाने के लिए नहीं। अतः निर्गत दरें इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि मटेरियल पर किया गया पूरा व्यय वसूल हो जाए और विभाग द्वारा कोई क्षति ना हो। ठीक है, तो ये सब सारा मटेरियल हमें मटेरियल से निकालना पड़ता है। निर्गत किए गए सामान का निर्गत दर के अनुसार मूल्य उचित शीर्षक स्टॉक से निकालकर कार्य विशेष के नाम पर विकलन कर दिया जाता है। दूसरा है हमारा बाजार दर। मार्केट रेट क्या होता है? यह किसी वस्तु की वह दर है जिस पर यह खुले बाजार में उपलब्ध है। यदि वस्तु कंट्रोल के अंतर्गत है तो इसका नियंत्रण दर भी ही प्रभावी होता है। निर्गत दर, इशूज़ रेट, बाजार दर, मार्केट रेट, इससे काम होने वाली सावधानियाँ। सरकारी भंडारों में अधिक सामान जैसे इस्पात, सीमेंट, कोलतार इत्यादि उत्पादकों से सीधे नियंत्रित मूल्य कंट्रोल्ड पीस पर क्रय किया जाता है। अतः कई बार किसी सामान की निर्गत पर दर बाजार दर से पर्याप्त कम होती है, तो इस स्थिति में ठेकेदार आदि की चेष्टा भंडार से अधिक सामान लेकर बाजार में ऊंचे भाव पर बेच कर लाभ कमाने की जाती है। तो लोगों को इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो ठेकेदार होते हैं। ठेकेदारों को सामान बाजार दर पर ही निर्गत करना चाहिए और प्राकलन एस्टिमेट की मात्रा अधिक सामग्री नहीं देना चाहिए। अन्य खंडों तथा विभागों की निर्गत दर से ऊंची दर पर मटेरियल देना चाहिए। अधिशासी अभियंता ऐसी स्थिति में अन्य विभागों को ऐसा सामान देने पर रोक भी लगा सकता है। यदि ठेके के शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा सप्लाई की जाने वाली सामान की दरें पहले से ही निर्धारित कर दी गई हैं तो ठेकेदार से कटौती उसी दरों पर की जाएगी। फिर भी वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामान नहीं देना चाहिए। स्टॉक की सामग्री भी सार्वजनिक निर्माण के कर्मचारियों को शासन की पूर्व अनुमति के बगैर बेचैन की मनाही है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, बर्मा सेल नई दिल्ली से 60 ड्रम विटामिन 80/100 ट्रक द्वारा मंगवाए गए हैं। विटामिन का फैक्ट्री मूल्य एक्सपायरी फैक्ट्री प्राइस 600 रुपये प्रति ड्रम है तथा फैक्ट्री से भंडार तक की ढुलाई 300 का खर्च है। यदि भंडार 5% हो तो विटामिन निर्गत दर निर्धारित की जाएगी। कुछ ड्रम स्थानीय नगर पालिका को देने हैं, किस पर दर विटामिन का मूल्य लिया जाएगा या ज्ञात किया जाएगा। ठीक, विभाग के लिए निर्गत दर 60 ड्रम विटामिन का 600 प्रति ड्रम से क्रय मूल्य, ढुलाई भी है योग। ठीक, 1 ड्रम का सप्लाई सहित मूल्य 60 × 600 36,300 36,300 605, राइट। फिर है भंडार दर 5%, 605 × 5 = 30.5, 635.5 प्रति ड्रम का निर्गत 635.25 पैसे। नगर पालिका के लिए निर्गत दर, विभाग के लिए निर्गत दर
635.25, पर्यवेक्षण व्यय 10%, 63.53, निर्गत दर प्रति ड्रम 698.78। फिर है परिसंपत्ति तथा देनदारी, असिस्ट एंड लाइबिलिटीज, चुका दिया गया भंडार की परिसंपत्ति असेट्स कहलाता है। परिसंपत्ति में विभाग की भूमि, भवन, सामान, मशीनें इत्यादि जिनका वह स्पष्ट रूप से स्वामी है की लागत को भी गणना की जाती है। देनदारी, किसी समय पर भंडार में उपलब्ध सामान जिसका भुगतान देय भंडार की देनदारी लाइट बिल कहलाता है। यदि विभाग से सप्लायर ठेकेदारों को कोई वैध भुगतान करना है तो वह विभाग की देनदारी के अंतर्गत आता है। खाता मूल्य, बुक वैल्यू, किसी सामान को क्रय करके भंडार तक लाने में जो कुल व्यय आता है वह उस सामान की खाता मूल्य कहलाता है। और खाता मूल्य में बाजार दर तथा स्टोर तक ढुलाई आदि सम्मिलित रहती है। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे की डिटेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।